नमस्कार प्यारे बच्चों। हम +2 क्लास का दूसरा जो अध्याय है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या, विश्व जनसंख्या किसे कहते हैं? जनसंख्या किसे कहते हैं? किसी प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। ये प्रश्न अभी तक नहीं आया कभी भी, लेकिन पता होना चाहिए कि जनसंख्या कहते किसे हैं। तो जनसंख्या किसे कहते हैं? किसी प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। दूसरा, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं या जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है? किसी प्रदेश व क्षेत्र के प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। कि किसी प्रदेश में व क्षेत्र में कोई एरिया डिसाइड कर लेते हैं किसी प्रदेश का, और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो संख्या है, एवरेज संख्या है, वो जनसंख्या घनत्व कहलाती है। मतलब इसमें बाउंड्री निश्चित है कि वो एरिया प्रति वर्ग किलोमीटर का भी हो सकता है और प्रति वर्ग मील का भी हो सकता है। कि प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रह रहे हैं, वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। या 1 वर्ग मील का जो क्षेत्र है, इसमें कितने लोग रह रहे हैं, वो जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। कह सकते हैं ये क्षेत्रफल और इसमें रहने वाले लोगों की संख्या का अनुपात जो है, वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जैसे हम लिखा द्वारा अथवा के अंदर इस डेफिनेशन में 2 दे दी, ये और दूसरी देख लेना, आसान लगे वो कर लेना, एक जो भी है। लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब जो क्षेत्रफल है वो और जो लोग रह रहे हैं, उन दोनों के बीच का जो अनुपात है वो जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। जनसंख्या के अंदर सिर्फ जनसंख्या कितनी है, एक प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। जिस तरह से हमारे भारत की जनसंख्या है, लगभग 121 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। तो ये तो हो गया जनसंख्या कितनी है। अब हम कहें कि जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का, तो वो लगभग 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब हम कह सकते हैं कि भारत के 1 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर 382 लोग रहते हैं। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का जो दायरा है, वर्ग है, उसमें 382 लोग रहते हैं। ये भारत का जनसंख्या घनत्व रहेगा। लेकिन भारत की जनसंख्या क्या रह रही है? 121 करोड़। दोनों में ये अंतर है। जनसंख्या घनत्व निकालने का जो सूत्र है, फार्मूला है, वो है जनसंख्या हो किसी भी देश की, किसी भी क्षेत्र की, उसको क्षेत्रफल से भाग कर दीजिए, वो आपका जनसंख्या घनत्व निकल के आ जाएगा। यहाँ भारत की जनसंख्या को भारत के क्षेत्रफल से भाग दे सकते हो, वो भारत का घनत्व आ जाएगा। हरियाणा की जनसंख्या को आप हरियाणा के क्षेत्रफल से भाग कर दीजिए, वो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। आप दिल्ली की जनसंख्या को दिल्ली के क्षेत्रफल से भाग कर दीजिए, वो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। इस तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र का हम जनसंख्या घनत्व तैयार कर सकते हैं। उसकी जनसंख्या को उसके क्षेत्रफल से भाग देकर हम घनत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण सवाल ये खड़ा होता है कि जनसंख्या या जनसंख्या घनत्व भारत में कहाँ रहते हैं, कितने रहते हैं, क्या कारण हैं, क्या प्रभावित कारण हैं उनके रहने के, न रहने के, कहाँ अधिक रहते हैं, कहाँ कम रहते हैं, ठीक है, कहाँ वृद्धि हो रही है, वृद्धि के पीछे क्या कारण हैं। अब सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि जनसंख्या घनत्व विश्व भर में कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ अधिक रहते हैं, कहाँ कम रहते हैं, कहाँ निम्न रहते हैं। तो इसके लिए हमें मैप की आवश्यकता रहेगी। क्यों? कि मैप के बिना ये एक इतना मैटर हो जाएगा, याद करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, लेकिन मैप के ज़रिए आपको ये याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा कि जनसंख्या कहाँ पर अधिक, कहाँ पर कम, कहाँ पर
मध्यम निवास करती है। तो इससे आगे बढ़ने के लिए हम कहाँ पर कितने रहते हैं, इसके प्रभावित करने वाले कारक है, इनसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित मैप का अध्ययन करेंगे, क्योंकि मैप जब तक नहीं आएगा ये चैप्टर करने का आपके समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हम सबसे पहले ये विश्व का जो मैप है इसमें आपको पता होना चाहिए, महाद्वीप 7 हैं, +2 के स्टूडेंट हो आपको पता होना चाहिए। वैसे मैंने कल एक वो मैप करवाया था, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप, ये 7 महाद्वीप मैंने आपको कराए थे। लेकिन आपका लेवल इससे ज़्यादा जाएगा। आप इन महाद्वीपों के अंदर जो देश हैं उनका भी अध्ययन करोगे। आप इन महाद्वीपों के अंदर जो देश हैं विभिन्न, अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं, यूरोप में कौन कौन से हैं, अमेरिका में कौन कौन से हैं, दक्षिण अमेरिका में कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया में कौन से हैं, एशिया में कौन, इन सब देशों का आप एक मैप लेकर आप उसका अध्ययन करेंगे। तो ये महाद्वीप है, हम जनसंख्या से रिलेटिव इस पर कुछ अध्ययन करेंगे। सभी को पता है कि कर्क रेखा इस मैप के बीचों बीच गुजरती है, अक्षांश रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा बोल दिया मैंने पहले, 0 डिग्री भूमध्य रेखा इस मैप के मध्य से गुजरती है, जो कि पूरी पृथ्वी को अक्षांश के आधार पर 2 समान भागों में बांटती है। कौन सी रेखा होगी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम क्या है? भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। विषुवत रेखा एक आपकी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, एक आपकी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आपकी मकर रेखा है। ये मकर रेखा और ऊपर वाली ये कर्क रेखा है और ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई। अब जनसंख्या कहाँ कहाँ पर कैसे रहती है, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जनसंख्या वहीं अधिक है जहाँ पर कुछ न कुछ मानव के लिए क्रियाकलाप के अवसर प्रदान हो। जैसे जिन क्षेत्रों में कृषि अधिक होती है वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करेगी, खेती के लिए रहेगी, या जहाँ पर उद्योग होंगे वहाँ जनसंख्या रहेंगी। अब मान के चलिए एक मरुस्थल का क्षेत्र है, सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है विश्व में? सहारा मरुस्थल, जो लगभग यहाँ पर है आपका अफ्रीका के अंदर। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, वहाँ पर ना जल है, ना पानी है, ना वर्षा होती है, वीरान क्षेत्र है, दूर दूर तक कोई संभावनाएं नहीं है। क्या वहाँ पर लोग रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं जो भौगोलिक दृष्टि से बड़े कह सकते हैं एक तरह के जटिल जो क्षेत्र हैं, जिनकी जलवायु अत्यधिक कठोर है या अत्यधिक गर्म है या अत्यधिक ठंडी है, वहाँ पर लोग नहीं रह पाएंगे क्योंकि उनके लिए वहाँ पर सुविधाएं ही नहीं मिलेंगी। जिस तरह से मरुस्थलों की बात करते हैं, सबसे बड़ा मरुस्थल है ये गर्म मरुस्थल है। अब साइबेरिया का मरुस्थल भी है ऊपर, ये भी ठंडा पार्ट आपका लगभग इसके ऊपर। अब ये मरुस्थल भी ठंडा है, यहाँ पे बर्फ़ वगैरह, ठंडा मरुस्थल बर्फ़ ज़्यादा रहती है। ये तो वीरान है, यहाँ पर लोग रहते नहीं हैं इन क्षेत्रों के अंदर। अब क्यों नहीं रहते हैं, अत्यधिक सर्दी क्यों है, वो टॉपिक थोड़ा सा अलग हो जाएगा, आपको +1 में करवाया हुआ है कटिबंधों के हिसाब से। अगर आपको थोड़ा याद हो तो मैं उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। आपने +1 के अंदर 3 कटिबंध पढ़े थे, उष्ण कटिबंध का अध्ययन किया था आपने। जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वो सारा उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा से 66.5 डिग्री तक का लगभग जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता था, शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र के अंदर। और 66.5 या 60 डिग्री कह सकते हैं, इससे ऊपर का जो क्षेत्र है वो शीत कटिबंध में आता है, ध्रुवों के पास वाला क्षेत्र। अब सभी को पता है कि उष्ण कटिबंध में गर्मी अधिक पड़ती है, शीतोष्ण कटिबंध के अंदर शीत प्लस में उष्ण, सर्दी भी है और गर्मी भी है, ऐसा वातावरण कुछ रहता है। शीत कटिबंध के अंदर
अत्यधिक सर्दी रहती है, मतलब वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती इन दोनों कटिबंधों के अंदर। तो जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाएगी वहाँ अत्यधिक सर्दी रहेगी और ग्लेशियर पाए जाएंगे बड़े बड़े। विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल ये अंटार्कटिका महाद्वीप आपका, जो कि दक्षिण ध्रुव के ऊपर है। इस तरह से जहाँ पर कठिन जलवायु है वहाँ पर लोग नहीं रह पाएंगे, चाहे अत्यधिक गर्म क्षेत्र है, चाहे वो सारा का मरुस्थल हो, चाहे वो अरब का मरुस्थल हो, चाहे वो थार का मरुस्थल हो, चाहे वो कालाहारी का मरुस्थल हो, चाहे वो आटाकामा का मरुस्थल हो, चिली के अंदर आटाकामा मरुस्थल, ठीक है ना। ठंडा मरुस्थल अंटार्कटिका महाद्वीप हो, ये ग्रीनलैंड का क्षेत्र है, साइबेरिया का क्षेत्र है, ठीक है। ये मरुस्थल के पार ठंडे और गर्म जहाँ पर लोग नहीं रहते। जहाँ पर पर्वतीय श्रेणी है, जैसे यहाँ पर रॉकी पर्वत श्रेणी है, उत्तरी अमेरिका के अंदर एंडीज पर्वत में दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। अब पहाड़ हैं, पहाड़ों पर क्या लोगों को सुविधा मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगी। ना वहाँ पर परिवहन होगा, ना वहाँ पर कृषि हो सकती है, ना वहाँ पर खनिज है, ना वहाँ पर उद्योग है, तो लोग नहीं रह पाएंगे। लोग क्यों रहेंगे? लोगों को जीवन यापन करना है, तो वैसे क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में लोग क्यों रहेंगे? वो कहाँ जाएंगे? वो ऐसे क्षेत्रों में जाएंगे जहाँ पर खनिज हो या फिर कृषि होती हो। अब जैसे ये रॉकी पर्वत आ गया, ये एंडीज पर्वत श्रेणी आ गई, हिमालय पर्वत का क्षेत्र जो है आपको ध्यान है, पामीर की गांठ से विभिन्न श्रेणियाँ निकलती है, ठीक है। तो इन पहाड़ी क्षेत्रों में भी जनसंख्या नहीं रहती। भूमध्य रेखा, अगर आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, सबसे अधिक वर्षा होती है भूमध्य रेखा के ऊपर, रोज़ वर्षा होती है यहाँ पर इन क्षेत्रों के अंदर। तो यहाँ पर अत्यधिक दलदली क्षेत्र पाया जाता है, अत्यधिक वन पाए जाते हैं, विषैले जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ भी जनसंख्या नहीं रहती। मतलब हम कह सकते हैं पूरे विश्व को अक्षांशों के आधार पर हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं: निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांश। मध्य और उच्च अक्षांश। निम्न अक्षांश के क्षेत्र वो हैं जो भूमध्य रेखा के पास का जो क्षेत्र है वो सारा निम्न अक्षांश है। अब निम्न अक्षांश के ऊपर जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है, उच्च अक्षांशों पर भी जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है। दोनों गोलार्धों में उच्च अक्षांश जो 90 के पास है। मध्य जो अक्षांश है वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है इन क्षेत्रों में। मध्य के अक्षांशों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, तो ये तो हमने पढ़ा था, मरुस्थल में जनसंख्या कम पाई जाती है, पहाड़ों पर जनसंख्या कम पाई जाती है, ठंडे मरुस्थल के ऊपर जनसंख्या कम पाई जाती है, विषुवत रेखा के ऊपर जो अमेजन नदी का पार्ट है, कांगो नदी का पार्ट है, इनमें जनसंख्या कम पाई जाती है। सवाल ये है कि जनसंख्या अधिक कहाँ पाई जाती है? जनसंख्या अधिक पाई जाएगी जहाँ पर कृषि होगी, जहाँ पर उद्योग धंधे होंगे, वो क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। ऐसे क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? भारत के अंदर जनसंख्या अधिक है, ये भारत का क्षेत्र है, यहाँ जनसंख्या अधिक है। चाइना के अंदर जनसंख्या अधिक है। हम इसका दूसरा मैप ले लेते हैं। जनसंख्या का जो वितरण है, आपने ग्लोब का अध्ययन किया था इससे पहले कि उत्तरी ग्लोब में, उत्तरी गोलार्ध के अंदर 90% जनसंख्या रहती है विश्व की। पूरे ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध में 90% जनसंख्या रहती है और 10% जनसंख्या रहती है दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। क्यों? क्योंकि जो भूमध्य रेखा के दक्षिण का जो पार्ट है वहाँ पर स्थल भाग बहुत कम है। अब देखिए, ये 0 डिग्री रेखा है आपकी भूमध्य रेखा। अब इस भूमध्य रेखा के नीचे तो इतना साउथ अमेरिका का पार्ट है, इतना का अफ्रीका का पार्ट है और इतना का ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है।
अब बाकी सारे तो भारत, चाइना, अफ्रीका के ये क्षेत्र और ये ईरान, मुस्लिम कंट्रीज, यूरोपियन कंट्री, अमेरिका कंट्री, ये सारे भूमध्य रेखा से ऊपर रह गए। इसका मतलब इस भूमध्य रेखा का ऊपरी पार्ट कौन सा था? उत्तरी गोलार्ध था हमारा। तो जनसंख्या 90% जनसंख्या हमारी उत्तरी गोलार्ध में रहती है, इस क्षेत्र के अंदर। इस क्षेत्र में तो सिर्फ 10% ही जनसंख्या रहती है। क्यों? अंटार्कटिका महाद्वीप तो वैसे ही वीरान है, ठंडा मरुस्थल है। अफ्रीका में ये वैसे खाली है, अफ्रीका विकसित देश नहीं है, अविकसित क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल हैं काफ़ी सारे, यहाँ भी जनसंख्या बहुत कम है, कृषि नहीं होती। बीच के मध्य के पार्ट के अंदर सिर्फ तटवर्ती एरिया में कृषि, तटवर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, तो 90% जनसंख्या हमारी भूमध्य रेखा से ऊपर होती है। नब्बे प्रतिशत जनसंख्या हमारी उत्तरी गोलार्ध में रहती है और 10% जनसंख्या हमारी दक्षिणी गोलार्ध में रहती है। अब हम बात करेंगे कि भूमध्य रेखा से ऊपर 20 डिग्री अक्षांश